दोस्तों, मुगल और सल्तनत उस्मानिया को आज के दौर में कौन नहीं जानता है। सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत पर कई मूवीज, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। सल्तनत उस्मानिया पर बनने वाली ड्रिलिस अर्तुगरुल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो लोगों ने खासा पसंद करी है और उसको अच्छा खासा उरूज भी मिला है। लोग अर्तुगरुल गाजी के बहुत अच्छे खासे फैन बन चुके हैं। साथ ही साथ मुगल सल्तनत के बारे में भी आज की दुनिया में हर कोई जानता है, क्योंकि दोस्तों ये इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग का दौर है, तो इसमें खबरें जितनी जल्दी मालूम पड़ती हैं उतनी जल्दी फैलती भी हैं। और जिस तरह आप लोगों को भी पता है कि सल्तनत उस्मानिया अर्तुगरुल गाजी की सीरियल के बाद कितनी ज़्यादा उरूज पर आ गई है और कितनी ज़्यादा फैल गई है, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, मुगल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी सल्तनतें गुजरी हैं कि जिन्हें दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों में गिना जाता है और शुमार किया जाता है। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ही रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी साहब के बेटे उस्मान गाजी साहब ने रखी थी। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो ये दोनों सल्तनतें ही तुर्क सल्तनत ही थी, यानी इन दोनों सल्तनत के जो हुक्मरान थे ये दोनों ही तुर्क खानदान से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, मुगल एम्पायर अपने दौर में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे जो देश हैं वो शामिल हुआ करते थे। वहीं अगर अब दूसरी तरफ बात की जाए सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में दुनिया के 3 बड़े महाद्वीपों पर फैली हुई थी, जिसमें एशिया और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी शामिल था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 20वीं सदी के शुरू में इस सल्तनत को जब खत्म किया गया था, तो इसकी जगह पर बेशुमार नए देशों ने जन्म ले लिया। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक, यानी 300 या 325 साल ही कायम रह सकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत लगभग 600 से 700 साल के एक लंबे दौर तक इस दुनिया में मौजूद रही थी। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनत को, यानी मुगल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया को, अपने ही दौर में हद से ज्यादा अमीर माना जाता था। फिलहाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन दोनों सल्तनतों के बीच के रिश्तों के बारे में, कि मुगल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के रिश्तों का क्या हाल था और इनके बीच के रिश्ते कैसे हुआ करते थे। क्या ये दोनों सल्तनतें आपस में एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थी, या फिर इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी मौजूद थी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुनिया की हर छोटी बड़ी मुस्लिम सल्तनत उस्मानी सल्तनत का अदब और एहतराम किया करती थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह मक्का और मदीना शरीफ जैसे पाक शहर थे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों मुकद्दस और अजीम शहर भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही आया करते थे। मुगल और उस्मानिया सल्तनत के बीच दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत दूसरे मुगल बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में हुई थी, कि जब सल्तनत उस्मानिया ने सैयद रईस अली को हिंदुस्तानी कैप्टन तैनात किया था। सैयद रईस अली का मुगल सल्तनत में और मुगल दरबार में न सिर्फ बड़ी शान और शौकत से इस्तकबाल किया गया था, बल्कि मुगल बादशाह हुमायूं ने तो एक लंबे वक्त तक के लिए उनसे मुलाकात भी की थी और उन्हें सल्तनत उस्मानिया के एक मेहमान के तौर पर कबूल किया गया था। दोनों ने बैठकर एक दूसरे की सल्तनत के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब और तारीफें भी बयान की थी। यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने सैयद रईस अली के जरिए से उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी सुल्तान सलीम अव्वल को पैगाम भी भिजवाया था, और उस पैगाम में उनकी हद से ज़्यादा तारीफें भी बयान की गई थी, और साथ ही साथ उनकी तरफ
हुमायूं बादशाह ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। बादशाह हुमायूं के बाद तीसरे मुगल बादशाह यानी अकबर के दौर में भी मुगल सल्तनत की तरफ से सल्तनत उस्मानिया की तरफ कई खत रवाना किए गए थे, लेकिन अकबर के दौर में सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बीच दोस्ती नहीं रह सकी थी और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि अकबर ने अपने दौर में दीन इलाही नाम का एक नया धर्म इजाद कर दिया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया एक मुस्लिम सल्तनत थी। अकबर के बाद चौथे मुगल बादशाह यानी जहांगीर के दौर में तो सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बीच सबसे ज़्यादा ख़राब रिश्ते थे, बल्कि जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज़्यादा नफरत किया करता था, जिसका सबूत उसकी खुद की लिखी हुई किताब में भी मिलता है। उसने अपनी किताब में एक जगह पर यह भी लिखा है कि मुगल सल्तनत उस्मानिया से बढ़तर हैं, यानी मुगलों का मर्तबा सल्तनत उस्मानिया से कहीं ज़्यादा है। बहुत सारे एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि जहांगीर ने अपने नाम यानी सलीम को इसलिए भी नहीं अपनाया था क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा का भी नाम था। हालांकि दोस्तों, जहांगीर के बाद आने वाले मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनवाई थी और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो उन्हीं शाहजहां ने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया से रिश्ते संभालने की भरपूर कोशिशें की थी और उनके दौर में दोनों सल्तनतों के बीच कई बार खतों के जरिए राब्ता भी हुआ था। शाहजहां ने उस्मानी सल्तनत से उन ईरानियों के खिलाफ मदद भी मांगी थी कि जिन ईरानियों ने मुगल सल्तनत के एक इलाके यानी कंधार पर कब्जा भी कर रखा था। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत आई तो हालात काफ़ी तक बदल चुके थे। सल्तनत उस्मानिया यूरोप की कई रियासतों से अपना वजूद बचाने के लिए जंग कर रही थी। उस्मानी सल्तनत ने उस दौर में यूरोपीय सल्तनत से जंग जीतने के लिए कई मुस्लिम सल्तनतों से मदद भी मांगी थी, जिसमें हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत भी शामिल थी। लेकिन मुगलिया सल्तनत की तरफ से इस दौर में भी उस्मानिया सल्तनत की एक खास मदद नहीं की गई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि क्योंकि औरंगजेब आलमगीर जब मुगल सल्तनत के नए बादशाह बने थे तो लगभग सभी सल्तनतों की तरफ से कासिद भेजकर उन्हें मुबारकबाद दी गई थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देने के लिए कोई भी कासिद मुगल दरबार में नहीं आया था। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई जाती है कि क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल सल्तनत के उन ईरानियों से बड़े अच्छे रिश्ते हो गए थे कि जो किसी दौर में मुगल सल्तनत के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, और यही ईरानी सल्तनत उस्मानिया के भी हमेशा से ही दुश्मन रहे थे। और शायद यही वजह थी कि उस्मानियों से नज़दीकियां बढ़ाकर औरंगजेब आलमगीर ईरानियों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। औरंगजेब आलमगीर के बाद तो हम सभी जानते हैं कि मुगल सल्तनत की ऊंचाइयों का सूरज डूबना शुरू हो गया था और इस मुगल सल्तनत में पैदा होने वाले ज़्यादातर शहजादों ने पॉलिटिक्स और जंगों से ज़्यादा अय्याशियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये सल्तनत 1857 ईस्वी में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त और अहबाब में शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।